दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की रहने वाली निशा की है। निशा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है। दोस्तों, निशा का बचपन से ही सपना था कि बड़ा होकर के उसे आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनना है और उसी सपने को साकार करने के लिए वो प्रयागराज में आ जाती है और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है। दोस्तों, निशा के परिवार में उसके माता पिता और दो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। उसके पिता एक गांव के छोटे से किसान होते हैं। थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन होती है और वो अपना घर का पालन पोषण करने के लिए एक एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं। निशा के परिवार की माली हालत उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन किसी भी तरह से उसके पिता अपने घर का खर्च चला रहे होते हैं और उसी में से पैसा बचा करके अपने बेटी की कोचिंग और उसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रयागराज भी भेजते हैं। दोस्तों, जब निशा बड़ी हो जाती है, अब लोग आसपास वाले उसके पिता को कहने लग जाते हैं कि बेटी यूपीएससी की तैयारी तो कर रही है, वो अच्छा है, बेटी पढ़ने लिखने में भी काफ़ी समझदार है और हम सबको पता है कि वो आगे चल के कोई बड़ा अधिकारी बनेगी। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि बेटी के हाथ पीले कर दो, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही ख़राब है। अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि कोई अच्छा लड़का देख करके उसकी शादी कर दो। पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद भी वो कर सकती है। उसके पिता के दिलो दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं और फिर वो एक लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद एक अच्छा लड़का उन्हें दिखता है। देखने में भी काफ़ी अच्छा होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है। उसके परिवार की माली हालत भी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी बड़े काश्तकार होते हैं, काफ़ी पैसे रुपए होते हैं उनके पास। और इसके पिता के पास तो इतनी हिम्मत नहीं था कि इतने बड़े लोगों के पास उसकी शादी हो, लेकिन निशा इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके कोई भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाता था। और जब वो लड़का निशा का फोटो देखता है तो वो हाँ कर देता है इससे शादी करने के लिए। लड़का वहीं के प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर होता है। काफ़ी सौम्य स्वभाव का लड़का लगता है और उसके घर वाले, उसके माता पिता भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं। ये सब चीज़ें देख करके निशा के पिताजी ने वहाँ पर शादी तय कर दिया। जब शादी उन्होंने तय कर दिया तो निशा को फ़ोन करके उसके पिताजी ने बताया, बेटी मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है। लड़का सरकारी टीचर है, घर परिवार की हालत उनकी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी पैसे वाले हैं। हम उनके पास शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा फ़ोटो देखने के बाद उस लड़के के माता पिता को और लड़के को सबको तुम पसंद आ गई हो, इसलिए तुम्हारी शादी मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। निशा अपने पिता से कहती है, पिताजी अभी कुछ दिन रुक जाना था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी आप शादी के बंधन में मुझे बांध देंगे तो मेरी तैयारी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन पिता कहते हैं कि बेटी अपनी तैयारी तुम करते रहो, अपने समय से शादी हो जाने दो, क्योंकि यूपीएससी इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, कब ये क्लियर होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए शादी करके और अपनी यूपीएससी की तैयारी करते रहना। निशा एक दो बार मना करती है अपने पिता को, लेकिन पिता की इच्छाओं के विपरीत वो नहीं जा सकती थी और वो तैयार हो जाती है। और तय समय पर निशा की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन निशा के ससुराल वालों ने दहेज की एक लंबी लिस्ट उसके पिता को पकड़ा दी। उस लिस्ट में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। उसके पिता लड़के के पिता से कहते हैं कि बाकी चीज़ें तो मैं किसी भी तरीके से
अरेंज करूँगा, देने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है ये मेरे बस के बाहर है। इस गाड़ी के जगह पर कोई छोटी गाड़ी में 4-5 लाख रुपए की आपको देने की क्षमता रखता हूँ। उसके पिता लड़के के उनकी बातों को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए और शादी की तैयारी करिए, आपके यहाँ शादी हम करेंगे। उसके पिता चले जाते हैं। शादी की जितनी भी दहेज की रकम है, जितने भी दहेज में देने वाले सामान हैं, सब की तैयारी करते हैं। उनकी एक छोटी सी ज़मीन होती है, उस ज़मीन को भी गिरवी रख देते हैं और कुछ पैसे लेते हैं और उससे एक 4 चक्के की गाड़ी खरीदते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर। और वही उसके पिता को बताते हैं कि मैंने स्विफ्ट डिज़ायर खरीद लिया है, ये मैं आपको दूंगा। उसके पिता और लड़के के पिता और माताजी तो काफ़ी सौम्य व्यक्ति होते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। वो मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो मर्जी आप दे दीजिएगा। लेकिन जब लड़का ये बात सुनता है तो अपने माता पिता के ऊपर भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मुझे स्विफ्ट डिज़ायर नहीं, मुझे तो स्कॉर्पियो ही चाहिए, वो भी टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो चाहिए। उसके माता पिता उसको काफ़ी समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। किसी भी तरीके से उसको बताया जाता है, समझाया जाता है और तय समय पे जिस दिन शादी होती है, बारात लेकर के बड़े ही धूमधाम से ये लड़के वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। शादी की तैयारियां काफ़ी अच्छे से हुई थी। वहाँ पर सब लोग अपना खाते पीते हैं, द्वार पूजा होता है। इधर निशा जयमाले के लिए तैयार अपने घर में बैठी हुई थी और दूल्हा जब जयमाले के लिए पहुंचता है तो अपने ससुर को बुलाता है और कहता है कि मेरी स्कॉर्पियो कहाँ है। जब स्कॉर्पियो की बात सुनते हैं तो निशा के पिताजी दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि हमने तो बात कर लिया था तुम्हारे पिताजी से, उन्होंने बोला था कि मैं अपने लड़के को समझाऊंगा, अब फिर स्कॉर्पियो की बात कर रहे हो बेटा, कैसे मैं अभी स्कॉर्पियो लाऊं? और मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपको 20-22 लाख रुपए की स्कॉर्पियो खरीद करके दूंगा, इसीलिए मैंने आपको स्विफ्ट डिज़ायर खरीद करके रखा है। लड़का उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, लड़का गर्म हो जाता है और कहता है कि ये शादी तभी होगी, जयमाला तभी होगा जब यहाँ पर स्कॉर्पियो खड़ी होगी। निशा के पिताजी काफ़ी समझाने की उसको कोशिश करते हैं, जितने भी गांव वाले हैं सब आते हैं और लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का समझने के लिए तैयार नहीं था। लड़के के माता पिता भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की भी बात नहीं मानता है और कहता है कि मैं शादी तो तभी करूँगा जब यहाँ पर स्कॉर्पियो आकर के खड़ी होगी। बातचीत होता रहता है। निशा के पिताजी अपनी पगड़ी उतार करके उसके कदमों पर रख देते हैं। कहते हैं बेटे, बहुत खर्चा किया है मैंने, एक एक पाई जोड़ जोड़ करके अपनी बेटी के शादी के लिए, मेरी ज़मीनें जो हैं सब कुछ गिरवी रख दिया है मैंने। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, कल के दिन ये IAS PCS ज़रूर बन जाएगी, फिर ये दहेज का कोई मायने नहीं रह जाएगा। लेकिन लड़का बिल्कुल ही नहीं मानता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि अपनी बेटी अपने पास रखिए, जयमाला और शादी तभी होगा जब स्कॉर्पियो यहाँ पर खड़ी होगी। उसके पिताजी उसके नज़दीक जाते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनता है और पिताजी को एक धक्का मार देता है। उस लड़की के पिताजी वहीं पर सीढ़ी से डगराते हुए और नीचे गिर जाते हैं। उनके सिर में चोट लग जाता है और खून बहने लगता है। बाराती और घराती जो भी हैं सब आकर के बीच बचाव करते हैं, लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, एक गाड़ी के लिए
तुम ये रिश्ते को ठुकरा रहे हो, एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की की रिश्ते को जो तुम ठुकरा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लड़का कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो एक ही जिद पकड़ करके बैठा था कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए तो चाहिए। उसी में से बाराती में से कोई जा कर के घर के अंदर निशा को बता देता है कि जो दूल्हा है वो स्कॉर्पियो के लिए अड़ा हुआ है और उसने तुम्हारे पिताजी को भी धक्का मार दिया और उनके सिर में चोट लग गया और सिर से खून बहने लगा है। अब निशा से बर्दाश्त नहीं होता है और निशा जैसे थी वैसे ही भाग करके और दरवाजे पर आती है और आती है तो देखती है कि लड़का उल्टी सीधी बातें उनके पिताजी को बोल रहा है। उसके पिताजी बार बार उसके पैरों पर पड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। बाकी लोग जो उस लड़के के माता पिता हैं और बाराती और घराती जो भी हैं उस लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का उग्र होता जा रहा है। जब निशा वहाँ पहुँचती है और अपने पिता का सिर देखती है और सिर से जब खून देखती है तो वो अपना आपा खोल देती है और लड़के के पास जा कर के उसको 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। 2-3 थप्पड़ जड़ने के बाद वो कहती है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो अपने पिताजी के पास कहती है कि पिताजी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऐसे दहेज लोभियों को जो पहले ही दहेज का डिमांड करते हैं, इनके साथ अगर शादी करेंगे तो ज़िंदगी हमारी भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। आपके जो पैसे रुपए हैं सारे ये लोग खा जाएंगे और शादी के बाद भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अक्सर आप देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि ये दहेज लोभी ही उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे दहेज लोभियों से शादी करने से अच्छा है कि मैं कुंवारी ही रह जाऊं। पिताजी उस लड़की को अपने समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो कहती है कि अब मैं इस दरिंदे से शादी नहीं करूंगा। इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे पिता पे हाथ उठा दिया। और वो पिताजी को अपने लेकर के साइड में जाती है, उनके खून को साफ करती है और घर में ले जा कर के और पिताजी की सेवा करती है। इधर लड़का गुस्से में तमतमाते हुए अपनी पूरी बारात को लेकर के वापस चला जाता है। उसके पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं, उसकी माँ काफ़ी मायूस होती है, दोनों रोते हैं। इतना पैसा खर्चा किया, ज़मीन जायदाद भी गिरवी रख दिया, गाड़ी खरीद करके लाया, शादी के इतनी सामान सब खरीद करके लाया, अब तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। यही सोच सोच करके उसके पिता परेशान हो रहे होते हैं। तभी उस गांव में एक व्यक्ति होते हैं, शिवशंकर प्रसाद। वो आते हैं और कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, अगले हफ्ते मेरी बेटी का शादी है, आपका सारा सामान मैं ले लूँगा, आपने जितने में ख़रीदा होगा वो सब पैसा मैं आपको वापस कर दूँगा। ये बातें सुनने के बाद इसके पिताजी थोड़ा सा उनकी मायूसी कम होती है और अगले हफ्ते पूरा सामान वो पैसा लेकर के चले जाते हैं। फिर निशा अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना है, अब शादी के बारे में मत सोचिए, कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दीजिए। पिता मान जाते हैं और फिर निशा प्रयागराज चली जाती है और यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर देती है। पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो पाता है, उसका प्री भी नहीं निकल पाता। सेकेंड अटेम्प्ट देती है, उस बार भी कुछ नहीं हो पाता, प्री निकलता है लेकिन मेंस में रह जाती है। लेकिन जब तीसरा अटेम्प्ट देती है तो तीसरे अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे नंबरों से उसका सिलेक्शन होता है। वो अपने पिता को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी मैं आईएएस बन गई, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पिताजी कहते हैं कि अब तुम आईएएस बनोगी या आईपीएस, अब तो ये बाद में ही पता चलता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि वो आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस बनी है। लेकिन घर में, गांव में, परिवार में, समाज में हर जगह उसके पिताजी की इज्जत होना शुरू हो जाता है।
लोग बातें करने लग जाते हैं कि इतनी गरीबी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके भी इन्होंने अपनी बेटी को आईपीएस बना दिया। अब उस घर परिवार की इज्जत बढ़ जाती। एसपी बनने के बाद उसकी पहली तैनाती कानपुर देहात में एज ए एसपी होती है। 2 साल वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करने के बाद उसके चॉइस के अनुसार उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और फिर वो गोरखपुर एसपी बन कर के आ जाती है। गोरखपुर में जब एसपी बन कर के आती है तो गोरखपुर में बढ़ रहे क्राइम को काफ़ी कंट्रोल करती है। गोरखपुर में जगह जगह जो अपराध होते थे उसके ऊपर काफ़ी अंकुश लगाती है। एक दिन निशा अपने ऑफिस में बैठी रहती है, तब तक से एक 60-65 साल की बूढ़ी औरत आती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे एसपी साहब से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो मेरी यहीं पर आप लोग, मैं यहाँ पर अपना जान दे दूंगी, मुझे किसी भी तरह से एसपी साहब से मिला दो। जा कर के चपरासी बताता है निशा को, जो कि एसपी होती है वहाँ की, उसको बताता है कि ऐसी ऐसी एक 60-62 साल की औरत आई है, वो बोल रही है कि अगर एसपी साहब से नहीं मिलाओगे तो मैं अपना यहाँ पर जान दे दूंगी। एसपी निशा कहती है कि ठीक है, उनको भेज दो। जब वो महिला अंदर जाती है तो उसको बताती है कि यहाँ का एक दबंग व्यक्ति जो है वो मेरे साथ काफ़ी अन्याय कर रहा है। मेरी बेटी की शादी उसके लड़के के साथ हो गई थी और हमने अपने जितना हिम्मत था, जितनी ताकत था, उसके हिसाब से हमने काफ़ी दहेज दिया उन्हें, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा दहेज की मांग करते रहते हैं, हमेशा पैसे की डिमांड करते रहते हैं और मेरी बेटी को टॉर्चर करते रहते हैं। मेरी बेटी को मारा जाता है, पीटा जाता है और कल मेरी बेटी को आग लगा करके जलाने की कोशिश किया गया। मेरी बेटी बुरी तरह से जल गई है और हॉस्पिटल में है। मैं पुलिस थाने में गई थी उसका कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस थाने के दरोगा ने मुझे भगा दिया। कोई भी उसका कंप्लेन लिखना नहीं चाहता है। और ये कह कर के वो बूढ़ी माताजी रोने लग जाती हैं। एसपी निशा को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होता है और वो तुरंत बेल मारती है और अपने चपरासी को बुलाती हैं और कहती हैं कि फटाफट गाड़ी लगवाओ। गाड़ी लगवाती है और माताजी से कहती हैं कि आपकी बेटी कहाँ पर एडमिट है, चलिए मेरे साथ। और माताजी को अपनी जिप्सी में बैठा करके और सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर उनकी बेटी एडमिट थी। जब उस लड़की को देखती है तो देखने के बाद काफ़ी दुख होता है। उसका शरीर बुरी तरह से जल चुका था, उसकी आंखों के ऊपर उसकी पलकें, सारा सब कुछ जल चुका था। वो बिस्तर पर आईसीयू में थी और कराह रही थी। एसपी निशा वहाँ पर जो प्रेजेंट में डॉक्टर थे उनसे उस पेशेंट का पूरा हाल चाल लेती है। डॉक्टर कहता है कि इसका शरीर बुरी तरह से जल गया है, इसको रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा, हम लोग ट्रीटमेंट जारी रखे हुए हैं। एसपी निशा कहती है कि किसी भी तरह से इसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसका फीडबैक डेली आप मुझे देते रहेंगे। डॉक्टर कहता है कि ठीक है। उस लड़की की माँ रोती रहती है, लेकिन एसपी निशा फिर उसकी माँ को जिप्सी में बैठाती है और सीधे उस थाने पर पहुंच जाती है जिस थाने पर वो कंप्लेन लिखवाने के लिए गई थी। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि दरोगा बैठा हुआ है, उसके साथ सिपाही बैठे हुए हैं और सब मिलकर के ताश खेल रहे होते हैं। एसपी निशा वहाँ जाने के बाद जैसे ही एसपी निशा को देखते हैं, सब वहाँ पर थाने में भागम भाग मच जाता है। सभी लोग, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है।
सभी को इकट्ठा करती है और दरोगा से पूछती हैं कि इनका कंप्लेन तुम्हारे पास आया था, तुमने क्यों नहीं लिखा कंप्लेन? तो दरोगा के कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। दरोगा तो पहले ही उन लोगों से पैसे खा करके बैठ गया था। मैडम कहती हैं कि मैं तुम्हारा ऊपर तक कंप्लेन करूंगी और आगे देखना तुम्हारा मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। दरोगा परेशान हो जाता है, मैडम के पैरों पर गिरने लग जाता है, एसपी निशा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि एक बार गलती मेरी माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो काफ़ी उसको लताड़ती है और लताड़ने के बाद कहती है कि तुरंत अभी एफआईआर लिखो और अभी अपनी फोर्स को लेकर के और जाओ और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करो जिन्होंने इसको जलाया था। दरोगा भागता है अपने सिपाहियों को लेकर के और जाता है और उसको गिरफ्तार करके लेकर के आता है और कहती है कि इसको गिरफ्तार करके आज की रात इसकी अच्छी तरीके से कुटाई करना थाने में, और उसका कुटाई करते हुए वीडियो कॉल पे मैं देखना भी चाहूँगी कि किस तरीके से इसकी कुटाई हो रही है। और इसकी कुटाई करने के बाद कल इसको लेकर के मेरे ऑफिस में आना। दरोगा कहता है कि ठीक है। दरोगा सिपाहियों के साथ जाता है और उसको गिरफ्तार करके थाने में ले आता है। अब तो एसपी की आदेश था और उसको वीडियो कॉल में दिखाना भी था। बुरी तरह से उसको कुटाई होती है और उसको वीडियो कॉल के मैडम को दिखाया करके वीडियो कॉल मैडम को दिखाया जाता है कि मैडम ये देखिए। मैडम देखती है, फिर कहती है कि इसको कल ऑफिस में मेरे लेकर के आओ। दरोगा उस व्यक्ति को लेकर के ऑफिस में मैडम के जाता है। तो जैसे ही वो मैडम के ऑफिस में पहुंचता है, मैडम उसको देखते ही पहचान जाती हैं। ये वही व्यक्ति था जिससे मैडम की शादी हो रही थी और दहेज के लिए इसी ने इसके पिता को थप्पड़ मारा था, इसके पिता को धक्का मार करके गिरा दिया था। आज वही व्यक्ति दहेज के लिए ही एक लड़की को जला दिया था। जब वो एसपी निशा के सामने जाता है तो एसपी निशा उसको देखती है और देखते ही उसके पारा आसमान पर चढ़ने लग जाता है। वो आग बबूला हो जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और कहती है कि मुझे मालूम था तुम्हारे जैसा ही कोई दरिंदा होगा जो दहेज के लिए अपनी बारात वापस लेकर के आ जाएगा। वही दरिंदा होगा जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश करेगा। तुम ही वो दरिंदे हो। काफ़ी उसको सुनाती है और कहती है कि अब तुम बचोगे नहीं, आगे आगे देखो तुम्हारा क्या होता है। वो मैडम के पैरों पर गिर जाता है, माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। वह दरोगा से कहती है कि इसको ले जाओ और इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना, इसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ करके एक कर देना, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरोगा उसको लेकर के जाता है और जाने के बाद उसकी अच्छे तरीके से धुलाई करवाता है। करवाने के बाद उससे सारी चीज़ें पूछता है, उसका केस तैयार किया जाता है और दरोगा उससे पूछता है कि क्यों तुमने जिससे शादी किया था उससे जलाने की कोशिश किया। वो रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है और कहता है कि मैं ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दूसरे दिन फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। मैडम भी वहाँ पर रहती है। मैडम के कहने के अनुसार उसकी पुरानी केसेज जो वहाँ पर कोर्ट में अपना पॉइंट मैडम रखती हैं, सब कुछ जज को बताती हैं कि ऐसे ऐसे इसने ही मेरे साथ भी इसने किया था और आज इसने एक अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश किया। आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो जिएगी या मरेगी इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। जज साहब उसे 14 साल की सज़ा सुनाते हैं और फिर उसको पुलिस वाले लेकर के चले जाते हैं और जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ये चीज़ें निशा के माता पिता को पता चलता है तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। इनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है
वो दिन, वो परिदृश्य इनकी आंखों के सामने होता है जब उनकी बेटी की बारात वापस चली गई थी। लोग इनके ऊपर थू थू कर रहे थे, लोग ताने कस रहे थे। आज उसी बेटी ने ऐसा करके दिखाया था कि उन दरिंदों को जिन्होंने बारात वापस लेकर के गए थे, आज उनको जेल के अंदर 14 साल के लिए जेल के अंदर बंद करवा दिया था। दोस्तों, ऐसी बेटियां भगवान हर व्यक्ति को दें। ऐसी बेटियां अगर हर व्यक्ति को मिलेंगी तो माँ बाप का कभी भी सर नीचे नहीं झुकेगा, बल्कि फक्र से हमेशा माँ बाप का सर ऊंचा रहेगा। और जिस तरीके से यूपी और बिहार में दहेज का ये दानव आज भी वैसे ही मुंह बा करके खड़ा है, हम सबको ज़रूरत है कि इस दहेज रूपी दानव को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। नहीं तो ऐसी ही बेटियां सुसाइड करती रहेंगी, आत्महत्या करती रहेंगी और इन दहेज लोभियों के द्वारा जलाई जाती रहेंगी। दोस्तों, हम सबको कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल में ये चीज़ें बैठाने की ज़रूरत है कि ना ही मैं अपने लड़के की शादी में दहेज लूँगा और ना ही अगर बेटी की शादी होगी तो मैं दहेज दूँगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।